नमस्कार, स्वागत है आपका यू स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज लगातार दूसरे दिन तेजी दिखाई है। हालांकि शुरुआत में हम एक दायरे में कारोबार देख रहे हैं। हालांकि कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी में मजबूती देखने को मिल रही है। आज भी आईटी स्टॉक्स में देखने की अच्छी बाइंग है। मेटल्स से आज अच्छा स्ट्रेंथ मिल रहा है बाजार को। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये है निफ्टी के टॉप गेनर। इसके अलावा बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से आज बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। कल ईटीनो स्वदेश ने हाईलाइट भी किया था क्या एचडीएफसी बैंक यहां से चलने को तैयार है, और आज ये शेयर देखिए करीब 2% की मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार एचडीएफसी बैंक का। सवाल यह है कि क्या बाजार की तेजी यहां से अभी भी जारी रहेगी और बजट तक के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। और आपके जो तमाम शेयर हैं जिस पर आपके सवाल हैं उसके जवाब भी अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम जरूर लेंगे। लेकिन पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं फटाफट। तो 9167329108 ये हमारा फोन नंबर, इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकती हैं। और सोशल मीडिया पर भी 18 स्वदेश मौजूद, @18 स्वदेश हमारा पता है। फेसबुक पर, ट्विटर हैंडल पर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और एंजल वन की स्नेहा सेठ। आस्था और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि 18,100 के स्तर को पार किया है निफ्टी ने, और आज मेटल से और आईटी से अच्छा सपोर्ट है बाजार को। आज की रेंज क्या देख रही हैं स्नेहा आप, और सजेस्ट क्या करेंगे आप ट्रेडर्स को? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो कल के दिन काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल के दिन जिस तरह की अपमूव आई थी उसमें काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स जो है उन्होंने एग्जिट किया था पोजीशंस, और उसके साथ-साथ पुट में राइटिंग आई थी। आज के दिन भी अगर आप देखें तो थोड़ा जो तेज़ी दिख रहा है उसमें हम लोग पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिवली राइटिंग कर रहे हैं। तो 18,000 18,100 के पुट्स में राइटिंग देखने को मिल रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो मेरा मानना है कि यहाँ से एक इमीडिएटली 18,150 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, वो वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर सरपास करता है तो 18,000, उसके बाद 100 पॉइंट्स अप, दैट इज 18,250 के पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 250 300। जब भी अगर हम वो लेवल्स को सरपास कर दें तो यहाँ से मोमेंटम काफी स्ट्रांगली वापस आ सकता है मार्केट में। अभी के लिए बेस जो है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स 17,900 18,000 के आसपास। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कुछ भी डिक्लाइंस होता है तो आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, अनलेस एंड अंटिल वी आर मेंटेनिंग, और हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 17,900 के ऊपर। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो काफी सेक्टर्स हैं जो हमेशा मोमेंटम में है। तो अभी के लिए जैसे आज देख रहे हैं हम कि मेटल स्पेस काफी अच्छा दिख रहा है। बैंकिंग जो कल के दिन अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज वहां पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अगर बैंकिंग इंडेक्स यहाँ से परफॉर्म करता है तो मेरा मानना है कि निफ्टी में जो हम लेवल्स की बात कर रहे हैं 18,200 250 300, वो लेवल्स काफी जल्द ही पॉसिबल हो जाएंगे। तो ऑन बैंकिंग इंडेक्स के लिए 42,700 ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम उसे सरपास करते हैं तो मार्केट में आप अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये राय इस वक्त इंडेक्स पर आपको दे दी गई है। अच्छे स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है इस वक्त बाजार में, और देखिए इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास ही कारोबार भी हो रहा है निफ्टी में भी। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसके जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। और इस वक्त इंस्टाग्राम से हमें एक सवाल आया है चिराग जी का, और इनका सवाल है जय बालाजी इंडस्ट्री पे। ये एक स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और हमने देखा कि जब मेटल स्टॉक्स में तेजी आई, छोटी मझोली जितनी कंपनियां थी वो इस दौरान चली भी हैं काफ़ी। अब इन्होंने एंट्री जो की है वो थोड़े ऊपरी लेवल पर कर ली। इन्होंने 700 शेयर 58 रुपये के भाव पे खरीदा है, और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट ही है, यानी कि इनके जो खरीद था वो काफ़ी ऊपर लेवल का था और वहाँ से स्टॉक नीचे आ चुका है। हालांकि हाल फिलहाल में जब तेज़ी दिखी तो स्टॉक में भी अच्छा रनअप था। बट आस्था, इस कंपनी को आप ट्रैक करती हैं क्या? मेटल स्पेस की कंपनी है, ये भी चली इस तेज़ी में, बट फंडामेंटल लिहाज से ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? बने रहने की सलाह देंगी? हाँ जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये कंपनी स्टील और स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग में है, और इसमें अगर जो देखा जाए तो जो नतीजे आए थे लास्ट क्वार्टर के वो बेहद शानदार नतीजे थे। मेरे हिसाब से नतीजों की वजह से ही एक रनअप हमने डेफिनेटली यहाँ पे देखा था, लेकिन अभी वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और उसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव है। बट ऑल अराउंड मुझे लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री का
अगर मैं पी मल्टीपल देखती हूँ तो वो तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं है, 6-7 के आसपास है, जबकि इस कंपनी का पी मल्टीपल मुझे लगता है 12-13 के ज़ोन में है। तो वो भी कारण है कि हाई वैल्यूएशंस के चलते थोड़ा-सा दबाव है, लेकिन पूरा स्टील और जो स्पॉन्ज आयरन सेक्टर है, मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया अभी स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि काफ़ी अच्छे यहाँ पे टेलविंड्स हैं। मैक्रो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल स्टील प्राइसेस अप ट्रेंड में है। कंपनी को इसका पक्का फायदा होगा। मेरे हिसाब से नतीजे देख के इसमें अगर कोई स्ट्रेटेजी ले तो बेटर रहेगा, अभी होल्ड करना चाहिए। और अगर नतीजे अच्छे आए तो ये काउंटर हमें 60 से लेके 62 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी करंट लेवल्स पे। ठीक है, जय बालाजी के शेयर को होल्ड करने की सलाह है। 60 से 62 के स्तर भी आपको इसमें दिखेंगे। राजस्थान से रोशन हमारे साथ हैं। रोशन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए सर। सर मेरे पास यस बैंक के 15,000 शेयर है सर, और सर एक रेलवे से जुड़ा IRFC है, उसके 9,000 शेयर है सर मेरे पास। बड़े भारे भरकम क्वांटिटी में आपने रोशन जी ये शेयर खरीदे हैं। अब यस बैंक सर की ये तो कुछ भी नहीं है, काफी सारे शेयर खरीदे हुए हैं सर मैंने। अरे वाह, तो चलिए। सर मेरे को इसकी सर मेरे को लॉन्ग टर्म के सर 2030 तक मैं इन्हें सर होल्ड कर सकता हूँ सर, और मेरे को राइट चाहिए सर 2030 तक, यानी कि यहाँ से भी 7 साल और दे सकते हैं। अब यस बैंक देखिए, हालांकि इनकी खरीद भाव से दोनों ही शेयरों में फायदा हो रहा है। IRFC 32-34 रुपए का शेयर है, यस बैंक की बात करें तो 20-22 रुपए की रेंज में ये भी है, और अच्छे भाव पर एंट्री की है। लेकिन सवाल आस्था ये है कि क्या जो रनअप हमने हाल फिलहाल यस बैंक में देखी, IRFC में देखी 19-20 रुपए के स्तरों से ये शेयर 30-35 की रेंज में चला गया, और हम देख रहे हैं कि अब ये कंसोलिडेशन वाले फेज में चले गए हैं। तो क्या अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो अभी निवेशित रहें इसमें, या फिर इससे बेहतर शेयर आप सजेस्ट करेंगी? देखिए IRFC की बात करें तो ये स्टॉक थोड़ा सा खबरों में भी रहा था, क्योंकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान की बात चल रही थी, उसका एक ये पोटेंशियल कैंडिडेट भी था। तकरीबन 11% स्टेक यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात चल रही थी। दूसरी तरफ देखें तो डिविडेंड्स काफ़ी अच्छे ये पे करता है, क्योंकि PSU कंपनी है तो वहाँ पे डिविडेंड इनकम भी स्टेबल रहती है। और तीसरी तरफ मुझे लगता है सारे ही रेलवे स्टॉक्स अभी अच्छी खासी तेजी में है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसकी वजह से इन सभी में अच्छी तेजी है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है ये इनको होल्ड रखने में। तो बिल्कुल मैं तो अभी भी इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगी। इनफैक्ट अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव और आया गवर्नमेंट की तरफ से रेलवेज को लेके, तो ये कंपनी और अच्छी तेजी दिखा सकती है। तो बने रहने की सलाह रहेगी IRFC में। अगर वैसे भी इन्होंने बोला है कि इनको कोई जल्दी नहीं है निकालने की, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो येस बैंक में थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, एजिंग रिलेटेड प्रोविजंस की वजह से थोड़े से अर्निंग्स वीक हुए थे जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखे थे। लेकिन जिस तरह से इनका जो फ्लावर कंपनी को ARC सेल करने का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरे हिसाब से वहां पे जो सेल करने की बात आ रही है स्ट्रेस्ड असेट्स को लेके, तो वो एक काफी अच्छा एक पॉइंट हो सकता है बैंक के लिए। क्योंकि JC फ्लावर्स करके जो ARC कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वहां पे बैंक अपने स्ट्रेस्ड पूल असेट्स का पूल बेचने वाली है। तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव रहेगा, और आगे जाते हुए NPAs भी अच्छे दिखते हुए नजर आएंगे। तो बैंक में भी मैं तेजी में हूँ, इसलिए मैं दोनों ही काउंटर को अभी तो होल्ड करने की सलाह दूंगी। एटलीस्ट बजट या फिर नतीजों तक रुकना चाहिए दोनों ही काउंटर्स में। ओके ठीक है, तो बजट तक यस बैंक में भी आपको रुकने की सलाह दी जा रही है, और IRFC में भी आप बने रहिए बजट तक, और भी अच्छे मुनाफा आपको हो सकता है। फिलहाल भी देखिए इनकी जो खरीदारी की प्राइस थी, खरीद भाव था, उसके ऊपर ही दोनों स्टॉक कारोबार कर रहे हैं। चलिए कंग्रेचुलेशंस आपको, बजट तक बने रहने की राय। अब आगे बढ़ते हैं, और हमें व्हाट्सएप के जरिए राजकिशन जी का सवाल आया है। इनका सवाल BEL पर है। 1000 शेयर्स इन्होंने 83 के भाव पर लिया हुआ है। ये व्हाट्सएप क्वेरी है, अब देखना होगा कि इन्होंने कब खरीदा था, क्योंकि बीच में बोनस शेयर्स भी जारी हुए थे BEL में, और उसके बाद ये लेवल्स देखना होगा कि आए थे कि नहीं आए थे, या फिर इनकी पहले की खरीद है तो फिर इनको बोनस शेयर का भी फ़ायदा यहाँ पे मिला होगा। खैर अभी फ़िलहाल अगर इस करंट भाव पर देखें तो मुनाफा हो रहा है इन्हें। क्या सजेस्ट करेंगी स्नेहा, आप BEL में बने रहने की राय देंगी, या फिर मुनाफा जो भी हो रहा है वो लेकर निकल जाए स्टॉक से? तो अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी समय से थोड़ा सा एक रेंज में ही था। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा ये मोमेंटम में आया है और स्ट्रेंथ दिख रही है।
अपसाइड में 102 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि काउंटर ने सरपास किया है। आई वुड से करके कि यहाँ से जिस तरह के वॉल्यूम्स भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं अभी रिसेंटली अपमूव में, ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट इट दिस काउंटर टू कम टुवर्ड्स 107 108 के लेवल्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस अगर हमें लगाना है तो आई वुड से करके कि 100 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ से तेजी बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है और उनके जो लेवल्स है वो भी काफी अच्छे हैं, तो उनको होल्ड करने की सलाह होगी। ठीक है, बीएल को होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा से रवि मेहता का सवाल लेंगे। रवि नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर जी मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ। मैंने 95 में 100 शेयर लिए थे HDFC बैंक के। वही 100 शेयर आपके सर 500 हो गए अब? अरे 500 के 1000 भी हो गए हैं। 1000 हो गए हैं। हाँ जी। पहले तो बहुत बधाई और इस धैर्य की हम तारीफ भी करते हैं। रवि जी, 35 रुपए की आपके खरीद भाव है और अगर हम रुपए में जोड़ेंगे तो करीब करीब 13 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है HDFC बैंक के 100 शेयरों से और उसकी वैल्यू रही होगी उस वक्त सिर्फ 3500 रुपए। आई एम राइट? ठीक है, आस्था आपसे राय चाहेंगे। HDFC देखिए यहाँ से खोने को कुछ नहीं है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। इनके पास अब जो शेयरों की संख्या बढ़ के 1000 के बल्कि पार निकल गई है। 35 रुपए की प्राइस है और अभी तक होल्ड कर रहे हैं 27-28 साल से शेयर को, और इक्विटी की ये ताकत है जो ये रियलाइज कर रहे हैं। आपकी क्या सलाह होगी आस्था, क्या अभी HDFC को होल्ड करें? क्या कोई पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की आप सलाह देंगी क्या इसमें? देखिए HDFC बैंक एक ऐसा काउंटर है जहां मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये और भी अच्छे रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एक ही कैवियट जो मुझे लगता है कि जो ये पोटेंशियल मर्जर होने वाला है HDFC लिमिटेड के साथ, वो किस तरह से पैन आउट होता हुआ नजर आएगा, वो एक बार देखने की बात है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती क्योंकि अभी के नतीजे हम लोग भली भांति परिचित हैं। नतीजे यहाँ पे बहुत ही शानदार कंपनी बैंक ने पेश किए थे और जिस तरह से एसेट क्वालिटी, क्योंकि सीजनली देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपेजेस का इशू रहता था इस क्वार्टर में क्योंकि एग्री स्लिपेजेस ज्यादा होते थे, तो वहां पे भी इन्होंने एसेट क्वालिटी को एक स्टेबल दिखाया है जो कि काफी अच्छा है। क्रेडिट लोन या फिर क्रेडिट की बात करें या लोन की बात करें तो ग्रोथ रेट काफी स्ट्रॉन्ग आई है। कासा रेशियोज काफी अच्छे दिखाए हैं बैंक पे, तो मुझे अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। कोई जल्दी नहीं है प्रॉफिट बनाने की, तो बने रहिए, ये और भी अच्छे आपको रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। तो मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी HDFC बैंक को। बिल्कुल। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पहले तो रवि जी। HDFC आप अभी भी होल्ड करिए। मर्जर की जब आएंगे यहाँ पर न्यूज़ आना शुरू होंगे, जब ये डील होते हुए नज़र आएगी, तब बीच में रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा एक बार स्टॉक को। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, आप अभी भी बने हैं और आगे के लिए भी अच्छे रिटर्न्स के लिए HDFC में बने रह सकते हैं। अगला सवाल हमें फेसबुक के जरिए आया है राहुल जी का। L&T फाइनेंस होल्डिंग पर सवाल है इनका। 4000 शेयर्स 80 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था। अच्छे लेवल्स पर एंट्री की, उसका फायदा भी मिला, लेकिन हाल फिलहाल में जो गिरावट आई वो भी इनको झेलना पड़ा। मुनाफा अच्छा हो रहा था बट उस समय निकल नहीं पाए और थोड़ा नीचे अभी आ चुका है स्टॉक। लेकिन ना इनके शेयर की जो संख्या है खरीदारी की वो काफ़ी अच्छी है और इस वजह से मुनाफा भी शानदार हो रहा है इनको स्टॉक में। स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी L&T फाइनेंस में? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और तेज़ी आ सकती है स्टॉक में? अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल्स पर भी। आई वुड से कि किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर में 104 107 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट इसे होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 91 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। L&T फाइनेंस में जो स्नेहा ने आपको स्टॉप लॉस बताया उसके साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मुंबई से घनश्याम जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको? हमको हमारे पास में मोर देन 35 इयर्स ओल्ड टाटा टी थे, तो वो कन्वर्ट होकर के इसमें हो गए अपने टाटा कंज्यूमर में। तो फिलहाल मेरे पास में वो टोटल शेयर 2500 है, 2520 शेयर है। क्या करना चाहिए अभी? मैंने 80 के भाव में टाटा टी 50 शेयर लिए हुए थे, वो बोनस कन्वर्ट होते होते इसमें कन्वर्ट हो गए तो 2520 शेयर है मेरे पास। घनश्याम जी आपके पास कितने शेयर थे ओरिजिनली? पहले आपने कितने शेयर खरीदे थे?
50 शेयर खरीदे थे 80 के भाव में। 50 शेयर, मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड होंगे शायद। 50 शेयर आपने लिए थे और वो क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते अब देखिए 2,500 के आसपास की क्वांटिटी हो गई है। 80 रुपए की बाइंग प्राइस थी और अब ये देखिए 35 साल से होल्ड कर रखे हैं इन्होंने टाटा टी, जो कि कन्वर्ट हुए टाटा कंज्यूमर में। जाहिर सी बात है। आशा आज ऐसे तमाम दर्शकों के सवाल आ रहे हैं जिन्होंने 25 साल 35 साल होल्ड किए हैं, और कहीं ना कहीं जो नए दर्शक हैं, जो नए निवेशक हैं, उनके लिए लर्निंग भी है कि अगर आप अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप, अच्छे बिजनेस देखकर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा जिसका कोई आपने हिसाब लगाया नहीं होगा। टाटा कंज्यूमर, वही स्टोरी सामने स्क्रीन पर। क्या सलाह होगी आपके टाटा कंज्यूमर के शेयर को लेकर अब? जी बिल्कुल, देखिए टाटा कंज्यूमर की बात करें तो कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्यूम यहाँ पे जो है उनका वो मार्केट शेयर, वॉल्यूम वाइज जो मार्केट शेयर है वो गेन कर रही है और सारे बिजनेस सेगमेंट्स में कर रही है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इन्होंने जो काफी अच्छी ग्रोथ देखी है वो इनका जो इन्होंने प्रीमियमाइजेशन किया 30 बिजनेस का, उससे इनको काफी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और ये इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी अभी एक्सपेंड करना इन्होंने चालू किया है और मुझे लगता है कि ये सभी चीजें कंपनी के लिए काफी बढ़िया है और आगे जाते हुए कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट देखा जाए तो बेवरेजेस में नहीं, इनफैक्ट इन्होंने तो सॉल्ट मार्केट में भी अपना मार्केट शेयर गेन किया है, तो वॉल्यूम्स वहां पे भी हमें टाटा सॉल्ट में भी बढ़ते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी ने जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ स्ट्रेटेजीज प्लान की है ये और भी बढ़िया लेवल्स हमें ऊपर के दिखा सकता है, तो मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी इस काउंटर पे। ओके, तो होल्ड करने की राय टाटा कंज्यूमर में। वाकई काफ़ी सारे दर्शक आज हमें कॉल कर रहे हैं और स्क्रीन पर अच्छा मुनाफा भी दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर में भी ये राय आपको दे दी गई है, अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। महाराष्ट्र से अमोल जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। अमोल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा अरविंद लिमिटेड है मेरे पास 126 पे 500 जी, और MMTC है 42 के भाव से 1000। MMTC 42 पर आपने लिया हुआ था, ठीक है। दोनों स्टॉक्स पर आपको राय दिलवा देंगे। पहले तो अरविंद पर सवाल ले लेते हैं। 500 शेयर्स 126 पर लिया था और स्टॉक काफ़ी टूट चुका है उन स्तरों से, और पिछले एक साल में ही हम देखें तो करीब करीब 40% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। बीच बीच में कुछ रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो एक डाउन ट्रेंड में ही है और अब तो 80 का भी 90 का भी जो लेवल है वो भी तोड़ चुका है स्टॉक अरविंद का। आस्था, आपसे समझना चाहेंगे अरविंद में क्या दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। 126 का खरीद भाव था इनका, लेकिन उसके बाद से उन स्तरों से भी इनको नुकसान ही हो रहा है। तो आगे के लिए आउटलुक आप क्या शेयर करेंगे? अरविंद में बने रहने की राय देंगे इनको स्टॉक पर? देखिए, आपने जहाँ तक दिक्कत की बात की तो मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि कंपनी ने इतनी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई क्योंकि ग्रोथ सबड्यूड रही है। क्वार्टर और क्वार्टर जो लगातार हम लास्ट 2 क्वार्टर्स के नतीजे देख रहे हैं वहाँ पे जो टर्नओवर है वहाँ की ग्रोथ सबड्यूड रही है। इनफैक्ट अगर मैं प्रॉफिट्स की भी बात करूँ तो प्रॉफिट्स में यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ सीक्वेंशियली कंपनी ने यहाँ पे क्लॉक करके नहीं दिखाई है। तो मुझे ये लगता है कि ग्रोथ एक स्पेशल फैक्टर हो सकता है अरविंद लिमिटेड के लिए, और उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना अच्छे से ये परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में अभी क्योंकि स्टॉक इतना ज्यादा टूट गया पूजा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 से 6 के पी मल्टीपल पे अभी अवेलेबल है, जबकि इंडस्ट्री ऑलरेडी 22 के मल्टीपल पे कोट कर रही है। तो स्टॉक क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गिर चुका है तो सिर्फ उसी के लिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं अभी बने रहने की सलाह दूंगी। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेट्स का भी थोड़ा सा लेवल है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज क्योंकि काफी ज्यादा टूट गया इसलिए अभी यहाँ से ना निकले, होल्ड करें। अगर कंपनी ने इस बार के नतीजों में ग्रोथ दिखा दी जिसका कि सबको इंतजार है तो मुझे लगता है वापस से एक बाउंस बैक होगा क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अब काफी ज्यादा ये रीजनेबल हो चुका है। तो इसी वजह से मैं अभी तो होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ।
ठीक है, तो वैल्यूएशंस अभी फिलहाल ठीक हैं, थोड़ा नतीजों का वेट करिए आप। नतीजे अगर अच्छे आए तो फिर एक उछाल आ सकता है, उसके बाद फिर से रिव्यू करिए और निकलने की कोशिश करिए। अदरवाइज अभी तो फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अरविंद में एक और सवाल था इनका एमएमटीसी पर। ये स्टॉक इन्होंने 42 रुपए के पर लिया हुआ है और वहां से भी इनको नुकसान ही हो रहा है। स्नेहा, एमएमटीसी पर सजेस्ट करिए, क्या कोई चार्ट्स में रिकवरी आपको दिखाई दे रही है, कोई उछाल दिख रहा है जिस पर ये निकल जाए, क्योंकि इस स्टॉक में भी इनको नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। अगर आप चार्ट्स देखें तो फिर भी चार्ट्स में ऐसा कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा। आई थिंक यहाँ से जो रिकवरी आई थी वो थोड़ा सस्टेनेबल दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत स्लो बट अपसाइड की मूव आ सकती है। 124 123 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो उसे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में जब भी 132 ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा और मे बी आप 138 से लेके 140-45 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, एमएमटीसी को लेकर स्नेहा का ये व्यू। अकोला से संदीप का सवाल लेंगे। संदीप जी नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते सर मेरे पास में वेल्सपन एंटरप्राइजेस के शेयर है 6310 शेयर है 170 के रेट पे। वेल्सपन एंटरप्राइजेस आपके पास है जी? ठीक है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस 147-48 रुपए के आसपास का भाव है, वो वाला शेयर इनके पास है और इस वक्त ट्रेड इन्होंने लिए हैं 170 के भाव पर 147 के आसपास। वेल्सपन इंडिया नहीं, वेल्सपन एंटरप्राइजेस के शेयर हैं। आस्था, वेल्सपन एंटरप्राइजेस कैसी चाल आप देख रही हैं आगे, और निवेशित रहें इसमें या फिर निकल जाएं इससे? वेल्सपन एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो जो पूरा FY22 था वो एक लॉस का ईयर था कंपनी का, जिसमें मैं अदर इनकम और एक्सेप्शनल गेन्स को अगर मैं एक्सक्लूड करके बात करूं। लेकिन जो अभी रिसेंट इन्होंने लास्ट Q2 ऑफ FY23 के नतीजे पेश किए वो एक तरह से टर्न अराउंड स्टोरी थी, क्योंकि उसमें सिक्वेंशियली एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट दर्ज करती हुई हमें कंपनी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है कंपनी के, क्योंकि 8 के PE मल्टीपल पे ये है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक रियलिटी और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जो रियल एस्टेट में वर्क करती है, तो वहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस अभी ठीक ठाक है और डेट की भी पोजीशंस कंपनी में काफी कंफर्टेबल है, जो कि मोस्टली रियल एस्टेट कंपनीज के लिए एक सरदर्द ही होता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन एक ही लेवल पे स्टिक हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ती हुई अब नजर नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत रहेगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है और मेरे को लगता है कि आगे भी ये नतीजे अच्छे ही दिखाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाया था। हालांकि 4.5% के आसपास की बढ़त है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में HDFC बैंक, कोटक बैंक अच्छा सपोर्ट आज दे रहे हैं बाजार को, और मेटल में भी अच्छी बैंक है, टाटा स्टील और हिंडाल्को आज लीड कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब सीधे चलेंगे विश्वमोहन के पास कमोडिटी की ABCD के लिए। ठीक है, रोज की तरह विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी कम्युनिटी की पाठशाला लेकर। विश्वमोहन बताइए आज कौन सा टॉपिक है, क्या समझा रहे हैं आप दर्शकों को? आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर ETF की। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इंडिया में आए हुए, काफ़ी लंबे समय तक इसकी मांग रही है और अब इसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे बड़े फंड हाउसेस का सिल्वर ETF आ चुका है, निपॉन म्यूचुअल फंड की तरफ से, ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से, यानी 3 फंड हाउस है जहां पर सिल्वर ETF का है। अब कैसे ट्रेड होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग होती है। शेयर्स की तरह इसकी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, रोज़मर्रा जैसे आप शेयरों में ट्रेडिंग करते हो, और कभी भी खरीद बिक्री करके आप निकल सकते हैं। जो फंड हाउस इसे ऑफर कर रहे हैं वो इसके बदले में चांदी खरीदते हैं और वॉल्ट में जमा करते हैं, और चांदी का जो फिजिकल मार्केट में या जो ओपन मार्केट में जो प्राइस होता है उसमें जो तेजी आती है उसके आधार पर यहाँ पर सिल्वर ETF के प्राइसेस, उसकी NAV नेट एसेट वैल्यू ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी। इसके अलावा सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें 100 रुपये के मिनिमम निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही आपके पास एंट्री एग्जिट का कोई दिक्कत है नहीं, शेयर की तरह ट्रेडिंग होती है, कभी भी निकले। और एक और अच्छी बात है कि ट्रैकिंग एरर, यानी सिल्वर का जो रिटर्न है
है और आपकी ETF का रिटर्न है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। ये भी अपने पोर्टल पर ये फंड हाउसेज जारी करती है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे पैसिव फंड के तौर पर सिल्वर के रिटर्न के आधार पर ये फंड चलता है। और इसके अलावा आप सिल्वर कहीं भी मार्केट में खरीदने जाते तो आपके लिए स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी होता है, क्योंकि सिल्वर का वजन के हिसाब से आपको रखना मुश्किल होगा, आपको वॉल्ट लेना पड़ेगा, उसके खर्चे होंगे। लेकिन ये तमाम खर्चों से मुक्ति मिल जाएगी और सिल्वर में एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, सिल्वर ETF के 5 बड़े फायदे, कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको विश्व मोहन ने बता दिया। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से सुनील का सवाल है ट्विटर के जरिए। इनके पास है लॉरस लैब्स की 30 शेयर 652 रुपए के भाव पर। और बदकिस्मती ये है कि जिस भाव पर इन्होंने शेयर खरीदे उसके बाद ये कभी संभल ही नहीं पाया और अब ये ट्रेड कर रहा है 350 रुपए के आसपास, यानी कि प्रति शेयर 300 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है इस शेयर में। स्नेहा, आपसे जवाब चाहेंगे। लॉरस लैब हमने लगातार प्रेशर देखा है शेयर में और कोई रिकवरी के सिग्नल्स इसमें आए नहीं। चार्ट पर आपको इसकी चाल कैसी दिख रही है और आपकी तरफ से सजेशन क्या होगा? अगर आप देखें तो चार्ट बहुत ही मतलब लाइक अगर आप देखें तो जो 20 डेमा के नीचे चल रहा है, ये नॉर्मली अगर आप देखें तो इट इज अ वेरी बैड इंडिकेशन। अगर हम बोलते हैं कि 20 डेमा के ऊपर चल रहा है ऑन द डेली चार्ट, इट इज सेड टू बी वेरी स्ट्रांग, बट अगर यही चीज नेगेटिव उसके नीचे चल रहा है काफी समय से, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो अभी के लिए मुझे लगता है करके कि जिस तरह से उन्होंने होल्ड किया है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करें कि इस स्टॉक से आपको उस तरह की लेवल से वो आप प्रॉफिट में आ सके या एटलीस्ट लॉसेस कवर कर सके, तो उसके लिए आपको बहुत ही समय देना पड़ेगा और समथिंग कुछ एकदम पॉजिटिव कुछ आया तब आपको ये पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ से अगर मेरा मानना करके कि एग्जिट ही कर ले तो बेटर होगा। बाकी सारे स्टॉक्स जहाँ पे थोड़े अच्छे मोमेंटम है, जैसे कि मेटल स्पेस अगर आप देखें तो अच्छे करेक्ट हो गए, अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करे, तो हिंडाल्को हो गया, TCS टाटा स्टील हो गया, ये दोनों काउंटर्स में आप फोकस कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग स्पेस से बात करें तो कोटक बैंक ही काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। ये इस काउंटर से निकल जाने की सलाह। तो निकल जाइए, कोई आसार नहीं नजर आ रहा है जल्दी रिकवरी किया, और यहाँ से निकलकर कोटक महिंद्रा बैंक बेटर नजर आ रहा है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल हमें नोएडा से सुधीर जी ने भेजा है। माफ कीजिएगा, वो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी सुधीर जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन था CDSL पे। मेरे पास 50 शेयर्स हैं, वो 1248 के रेट पे। ये अभी 1000 कुछ चल रहा है, तो मैं इसको सेल आउट कर दूं या और ऐड कर लूं? ठीक है, आस्था क्या सजेस्ट करेंगी CDSL पर? अभी नुकसान हो रहा है, जानना चाह रहे हैं कि बेच के निकल जाए अगर कोई तेजी की उम्मीद नहीं है तो, या फिर एवरेज करना बेटर होगा? क्या करना चाहिए CDSL पर? देखिए, CDSL की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे सब जानते हैं इसका जो मेजर डिपेंडेंस है वो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स कितने खुलते हैं उस पे है। अभी H1 का परफॉर्मेंस तो यहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुल रहे हैं और ज़्यादा हो सकता है बीच में मार्केट ठीक नहीं थे तो थोड़ी सी कमी आई हो, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को लगातार मेरे को लगता है कि फ़ायदा होता रहेगा। दूसरी तरफ हम देखें तो कंपनी की लीडरशिप पोजिशन है, क्योंकि एक तरह से ड्यूपॉली मार्केट है, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी कंपनी एक लीडरशिप पोजीशन कैरी करती है, जो कि कंपनी को अपने आप में एक थोड़ा सा अलग क्रिएट कर देता है, और उसकी वजह से इनका मार्केट शेयर भी काफी सॉलिड है। मेरे हिसाब से 70 से 71% का इनका मार्केट शेयर होगा पूरा। ये मैं लेटेस्ट 3-4 महीने पहले का जो मैं डेटा मुझे ध्यान आता है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो डीमैट अकाउंट में इनका 71% मार्केट शेयर है, जो कि काफी सॉलिड है। मुझे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, इसके लिए स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक करना जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट्स यहाँ पे अच्छे परफॉर्म करते रहे तो डीमैट अकाउंट भी बढ़ते रहेंगे और कंपनी लगातार फायदा करती रहेगी, तो निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आराम से ये अभी भी होल्ड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है 1200 के आसपास की, उसके ऊपर की ही स्तर ये दिखाता हुआ नजर आएगा। समय सीमा जरूर 3 से 6 महीना इतना ये रख ले और कंटिन्यू करे पोजिशन को। ठीक है, 3 से 6 महीने की अवधि रख के आप इसको कंटिन्यू कीजिए CDSL को। आगे बढ़ेंगे और कुछ नतीजों की चर्चा करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए थे 2 दिन पहले और
Q3 में हमने देखा था कि मुनाफे में 12% की ग्रोथ आई थी। NII यानी कि ब्याज से जो बैंक को आय होती है उसमें 64% की ग्रोथ आई थी और NPA भी गिरी है, यानी कि एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। हालांकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शेयर पर दबाव है। उसके पीछे वजह यह हो सकती है कि प्रोविजनिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO AK दास। मिस्टर दास, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, शुरुआत चलिए इसी से कर लेते हैं, प्रोविजनिंग से ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि Q3 में थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, इसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों ये आंकड़े ऐसे आए हैं? क्या कोई दिक्कत वाले खाते हैं या फिर कोई और वजह है? प्रोविजनिंग का 2 मेन कारण ये है। पहला तो एजिंग प्रोविज़न थोड़ा बड़ा है, जो हमारा NPA में स्टेज बाय स्टेज उनको एजिंग प्रोविज़न बढ़ता है, उसमें करीब 600 से 650 करोड़ बढ़ा है। दूसरा जो कंपोनेंट आप देख रहे हो स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजनिंग, उसमें 800 करोड़ की प्रोविज़न दिख रहा है आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इंस्पेक्शन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था कि जून 7 के सर्कुलर के हिसाब से हमको करीब 1400 करोड़ का प्रोविज़न करना था और RBI ने हमको स्पेशल डिस्पेंसेशन भी दिया था कि 3 क्वार्टर में, सितंबर, दिसंबर और मार्च में करने के लिए। हमने सितंबर में तो 400 कुछ करोड़ कर दिया था, लेकिन बाकी बचे थे 943 करोड़ जिसको हमको दिसंबर और मार्च में करना था। हम मार्च तक वेट ना करके इस दिसंबर क्वार्टर में ये पूरा प्रोविज़न कर दिए। सो इसमें मार्च क्वार्टर की हमारा परिणाम जो आएगा उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा ये। अब डिपॉजिट ग्रोथ हमने इस बार देखी कि सपाट ही रही, वहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आपके क्रेडिट ग्रोथ को कंपेयर करें तो डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आना, या क्या ये कोई चिंता वाली बात है? और अगला सवाल यही होगा कि फिर आने वाले समय में क्या डिपॉजिट दरें आप बढ़ाएंगे सो दैट आपके डिपॉजिट ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके? देखिए, दो सिचुएशन को आप कंपेयर कीजिए। कोविड टाइम में और कोविड के 1 साल तक करीब बैंक्स पर काफ़ी सारा फंड्स बैंक्स के पास थे। डिपॉजिट ग्रोथ डबल डिजिट में हो रहा था और एडवांसेस ग्रोथ कम हो रहे थे। अभी सिचुएशन में थोड़ा रिवर्सल आया है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े हैं और सिस्टम में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया के लिए करीब 77% से भी ज़्यादा हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। एंड ये जो डिपॉजिट का जो कंस्ट्रेंट या लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट बताइए, ये पूरा इंडस्ट्री में अभी है। उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हमारा ALM ना बिगड़े। अभी तक एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में, नियंत्रण में है। अभी हम लोग डिपॉजिट जो दर है, ब्याज दर, उसको हर महीने हम लोग उसका रिव्यू करते हैं और उसमें हम लोग कुछ अगर बढ़ाना है रेट को, ज़्यादा कस्टमर्स को हमारे प्रति आकर्षित करने के लिए, वो भी कर रहे हैं हम लोग। अभी ग्लोबली हम लोग 5% बढ़े हैं डिपॉजिट में और डोमेस्टिक में करीब 2% बढ़े हैं। हम लोग सिचुएशन को बराबर वॉच कर रहे हैं और उसमें जब भी कोई मिड कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दूसरे जो विकल्प है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान अटका हुआ है, जैसे कि रिफाइनेंस कहिए। तो अभी हमारा LCR जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इस मामले में ज़्यादा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर डिपॉजिट रेट्स को हम दोबारा से देखेंगे। हमारा सबसे बड़ा जो है मेन कासा फ्रेंचाइजी, लगभग 44.5% हमारा कासा अनुपात है। जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी जिसमें डिपॉजिट में SB और करेंट अकाउंट के अच्छा ग्रोथ हुआ है, खास करके करेंट अकाउंट में, तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इसके अलावा अगर रिटेल डिपॉजिट को हम थोड़ा और बढ़ा देंगे, LCR हमारा जो पोजीशन है और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। दास सर, लोन ग्रोथ तो देखिए स्ट्रांग है ही और जैसा कि आप इंडिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, MSME वाला जो लेंडिंग है वहाँ पर बहुत ही सॉलिड ग्रोथ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो 5% के आसपास की ग्रोथ आपने वहाँ दर्ज की है। क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है सर आपको MSME को जो आप लेंडिंग बढ़ा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? आप क्या देख रहे हैं इकोनॉमी में? देखिए, कोविड के बाद रिटेल और एग्री सेक्टर में तो रिवाइवल जल्दी आ गया, लेकिन MSME सेक्टर में थोड़ा ये पिछड़ा हुआ था जो रिवाइवल। अभी पूरे इंडस्ट्री के तौर पे MSME सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हम लोग करीब अगस्त सितंबर तक हम लोग MSME में काफ़ी पिछड़े हुए थे, लेकिन कुछ नए स्कीम्स निकाल के
और लोगों के पास जाके आउटरीच प्रोग्राम्स वगैरह भी काफ़ी कर रहे हैं। मैंने खुद भी जाके बहुत सारा आउटरीच, ईडीज जाके आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग अभी उनके पास जा रहे हैं और ख़ास करके मिड सेगमेंट में जहाँ पर यील्ड भी अच्छे हैं, अच्छे अकाउंट्स भी मिल रहे हैं, तो एमएसएमई सेक्टर को हम थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अभी। मुझे लगता है मार्च में ये एमएसएमई जो ग्रोथ है उसमें और ज़्यादा सुधार आएगा। जहाँ तक कॉरपोरेट क्रेडिट की सवाल है, वहाँ पर देखेंगे ओवरऑल देयर इज़ इम्प्रूवमेंट। हर जगह पे इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ चुनिंदे सेक्टर में जहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और सैंक्शंस भी हमारे हुए, वो है बेसिक मेटल्स में है, केमिकल्स में है, टेक्सटाइल कहिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहिए, वहाँ पर अच्छा खासा मिला है। मुझे लगता है ये और गति पकड़ेगी Q4 में। बिल्कुल। सर, ये भी मार्जिन पर भी आपका आउटलुक लेना चाहेंगे। इस बार हमने तिमाही दर तिमाही तो देखा, वहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या मार्जिन इन्हीं स्तरों पर सस्टेनेबल रहेंगे, बरकरार रहेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में डिपॉजिट दरों में भी आप बढ़त कर सकते हैं, तो मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? ओके, निम का वजह आप पूछ रहे हैं। रोबस्ट निम, बहुत अच्छा निम है। उसका 2-3 कारण है। एक तो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़े हैं, सो वॉल्यूम से हमको फ़ायदा हुआ है। दूसरी जो है एसेट रीप्राइसिंग हुआ है। मेरे करीब 47% जो लोन है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, तो उससे भी फ़ायदा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अवेलमेंट ऑफ ओडीसीसी लिमिट्स ये कम था, 64% से दिसंबर तक वो 69% हो गया है। और इसके फलस्वरूप हमारा यील्ड जो है, यील्ड ऑन एडवांसेस, वो करीब 45 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट में भी बढ़ा है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन उसी मात्रा में नहीं है, थोड़ा कम बढ़ा है। और उससे आपका जो दूसरा सवाल है उसके ऊपर जाऊंगा मैं। वहाँ पर आप देखेंगे डिपॉजिट जो हाइक अभी तक हुआ है या आगे जो थोड़े बहुत होने वाले हैं, उसमें थोड़ा निम के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, माइनर मॉडरेशन आएगा उसमें। लेकिन हम लोग वही वॉल्यूम बढ़ा के, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा के उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से शायद सस्टेनेबल ना हो, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं इतना कह सकता हूँ 3.25 क्वार्टर से 3.40 तक के बीच हम निम अगर डोमेस्टिक रख पाएंगे वो अच्छा होगा। ठीक है मिस्टर दास, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और नतीजों के साथ साथ ग्रोथ को लेकर क्या प्लान्स है, इंडस्ट्री को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट, और हम देख रहे हैं कि स्टॉक हालांकि थोड़ा सा प्रेशर में है 2 दिन से, और बहुत चला है स्टॉक ये। आस्था, आपसे व्यू चाहेंगे। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन पर भले थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा के क्रेडिट ग्रोथ को यहाँ से और आगे पुश करके उसको वो कवर अप कर लेंगे जो मार्जिन में जो उनका नुकसान होगा। लेकिन हमने देखा है कि पूरे साल, पिछले साल में अब 40 से 45-50 वाली रेंज में ये शेयर ट्रेड करता रहा। अक्टूबर से जो रफ्तार शुरू हुई, इसको लेके चलेगी 90-100 रुपए के आसपास, या फिर ऊपर चला गया था, 103 रुपए के आसपास गया था। वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। क्या एंट्री का मौका बन सकता है क्या बैंकिंग स्टॉक्स में? क्योंकि अगर किसी से बातचीत हो रही है तो लगातार यही व्यू आ रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रहने वाली है और यहां से इकोनॉमी पिकअप करेगा, तो डेफिनेटली फायदा सरकारी बैंकों को होगा ही। जी बिल्कुल, मैं तो यहाँ पे इनफैक्ट पॉजिटिव ही हूँ, और जिस तरह से प्रोविजंस बैंक ने यहाँ पे किए हैं तो उस वजह से हमने देखा है कि नतीजों में थोड़ा उसका असर दिखने को मिला है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर बैंक की बात करूँ तो इनका ना सिर्फ डोमेस्टिक में अच्छा प्रेजेंस है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान आता है इनकी तकरीबन यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो 5000 के ऊपर की तो ब्रांचेस ही हैं इनकी, और इनका इंटरनेशनल में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। वहाँ पे भी तकरीबन 20 से 23 ब्रांचेस इनके इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक का प्रेजेंस काफी ज्यादा अच्छा है, और जिस तरह से इन्होंने प्रोविजंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हुए उसे लिया है यहाँ पे, और उसकी वजह से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला है। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे अच्छा ही ये लग रहा है बैंक, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लॉन्ग टर्म में क्रेडिट क्वालिटी अच्छी खासी सुधरती भी नजर आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि नतीजे थोड़े से यहाँ पे अनुमान के मुताबिक नहीं थे, तो उसका एक थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बट लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है, होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है बैंक ऑफ इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, अजय। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। मेरे पास 10 मारुति हैं, मारुति सुजुकी
@8315। तो उसमें मुझे बना रहना है या उससे निकल जाऊं या और उसमें खरीद कर लूं मैं? और नहीं, ठीक है। मारुति वैसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है स्टॉक में, लेकिन आपने कितने समय के लिए लिया है स्टॉक को? 2 महीने, 2 मंथ्स के लिए मैम। ओके, ठीक है। स्नेहा, आप सजेस्ट करिए। मारुति 2 महीने का व्यू है इनका, और अभी फिलहाल मुनाफा भी हो रहा है, इनके खरीद के भाव से ऊपर ही फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए 2 महीने के लिए? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? और तेजी के लिए वेट करें या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है हल्का, उसको लेकर निकल जाए? अगर उनका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें और जिस तरह के चार्ट्स है, अभी अगर आप चार्ट्स देखें तो एक अच्छा करेक्शन आ गया है। उसके बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ऑन द हायर साइड अब मेरा मानना है कि 8500 के पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट जिस तरह के उसके चार्ट स्ट्रक्चर है ये सरपास होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आई वुड से करके कि उन्हें होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में पोटेंशियल टारगेट फॉर 2 मंथ्स आई वुड से कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8650 670 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा नीचे जरूर हो जाएगा, बट अराउंड आप 8400 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 8650। ठीक है, 8400 के स्टॉप लॉस से 8650 के टारगेट के लिए मारुति को होल्ड करने की सलाह है शॉर्ट टर्म के लिए। ये है स्नेहा का व्यू। दिल्ली से मुकेश को साथ जोड़ेंगे। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मुझे ना ट्राइडेंट के बारे में पता करना है सर। मेरे पास 672 शेयर है और मैंने 46 रुपए के हिसाब से लिया हुआ है। ट्राइडेंट की एक बहुत ही डिफरेंट कहानी थी 2021 में, एक बहुत ही अलग सी कहानी रही 2022 में, जहां 2021 में लोग खुश हुए निवेशक, 25-30 से ये शेयर 60-65 का हुआ। 22 में कहानी ये होगी कि फिर से 60-65 से गिर के 30-35 रुपए की रेंज में ये शेयर आ गया। आस्था ट्राइडेंट हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 30-35 वाली रेंज में एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। क्या आपको इस बात का भरोसा है कि अब इसके नीचे शेयर नहीं जाएगा, और क्या इसमें निवेशित रहना अभी ठीक है? देखिए, मेरे हिसाब से ट्राइडेंट में जो कहानी थी वो अच्छी तो थी, लेकिन दिक्कत आई थी जब उन्होंने नतीजों को यहाँ पे दिखाना चालू किया, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे थे वो भी यहाँ पे बेहद ही खराब थे, क्योंकि डी ग्रोथ देखने को मिली थी, और डी ग्रोथ भी छोटी मोटी नहीं, 80% की बॉटम लाइन में डी ग्रोथ दिखाई थी। तो जब इस तरह के नतीजे कंपनी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट का भी प्रेशर था, और ये हमने अक्रॉस द बोर्ड टेक्सटाइल सेक्टर में पूरे में देखा है, तो उसकी वजह से कंपनी यहाँ पे अपने नतीजे बढ़िया नहीं दिखा पाई, और उसी का खामियाजा यहाँ पे शेयर प्राइसेस को भी भुगतना पड़ा। लेकिन आगे की मुझे लगता है चाल यहाँ पे ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स हैं वो कूल डाउन हो रहे हैं, तो वो एक यहाँ पे कंपनी को सहारा दे सकता है। वैल्यूएशंस देखा जाए तो अभी थोड़े से ज्यादा हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक बार फिर से यही बोलूंगी कि होल्ड करिए। एक बार देखते हैं कंपनी किस तरह से अब इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स के जो ईज आउट हुए हैं उसकी वजह से नतीजों में अगर वो झलकता है तो शायद वैल्यूएशंस भी प्रॉफिट बढ़ने की वजह से थोड़े से रीजनेबल रेंज में पहुंचेंगे। अभी तो ज्यादा ही है वैल्यूएशन, तो एक बार नतीजों को देख लीजिए। अगर नतीजे अच्छे नहीं आते तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी इस काउंटर से। रिजल्ट्स देख लीजिए पहले आप, और उसके बाद अगर इस तिमाही के भी नतीजे अच्छे नहीं आए तो फिर निकल जाइए इस स्टॉक से। रिजल्ट तक का आप वेट कर सकते हैं। बाजार इस वक्त नज़र डालें तो अब दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, 18,130 के लेवल को भी पार कर चुका है, और दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। ऐसे में काफ़ी सारे नतीजे भी आ रहे हैं जिस पर कि हमारी नज़र है, और दिसंबर तिमाही में L&T फाइनेंस की NII में 24% का उछाल देखने को मिला, और MD और CEO से हमने बात की दीनानाथ दुभाषी जी से, और उनका कहना है कि कंपनी का पूरा फोकस अब FY26 पर रहेगा। कोई स्पेसिफिक अकाउंट में ये प्रोविजन है नहीं, हम लोग हमेशा इंड एस पे थे, और कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन NPS वगैरह है नहीं एज अ पार्ट ऑफ दिस वन टाइम प्रोविजन। सो ये क्या है, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूंगा कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से हम लोग दो चीजें बढ़ रहे हैं। एक तो हम लक्ष्य 26 के तरफ तेजी से बढ़ेंगे,
दूसरा बोल रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड सेल, और लक्ष्य 26 का पहला आइटम था म्यूचुअल फंड का सेल करना। तो आपको तो पता है 1 साल से वो सेल एग्रीमेंट किया था, परमिशंस वगैरह बाकी थे। ये क्वार्टर में वो सेल कंप्लीट हुआ और लास्ट 2-3 क्वार्टर से हमने ये कमिट किया था कि हमारा ये इंटेंशन है कि ये जो सेल होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम P&L में नहीं लेंगे, वो हम बाजू में रखेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे बैलेंस शीट के टू एनेबल लक्ष्य 26। तो अभी देखें कि लक्ष्य 26 क्या है। लक्ष्य 26 के विद इन वर्ष लक्ष्य 26 क्लियरली हमको रिटेल ग्रोथ, कंपनी हैज टू मूव टुवर्ड्स बिकमिंग अ रिटेल कंपनी। आपको तो पता है हमारी डाइवर्सिफाइड कंपनी थी, यहाँ से रिटेल कंपनी बनानी। रिटेल फाइनेंस कंपनी के लिए रिटेल ग्रोथ अच्छा दिखाना है, जो दिख रहा है। ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। रिटेल ROE ऑलरेडी 15% हुआ है। अभी हमने ये डिसीजन लिया है कि होलसेल जो है वो रैपिडली कम करने का, कि एक स्पीड होता है नॉर्मल स्पीड होलसेल कम होने का, अभी हम वो रैपिडली बेचेंगे। आपको प्रॉमिस दिया था हमने कि हम रिटेल 80% करेंगे बाय FY 26। ओके तो ये थे L&T फाइनेंस होल्डिंग के मैनेजमेंट MD और CEO से हम बातचीत कर रहे थे। नतीजे काफ़ी शानदार है, हालांकि एक वन टाइम प्रोविजनिंग करनी पड़ी कंपनी को, लेकिन उसके बाद भी देखिए घाटे से मुनाफे में कंपनी आते हुए दिखाई दी और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आस्था, कंपनी के जो नतीजे आए हैं कैसे देख रही हैं आप? और इन स्तरों पर, वैसे तो नतीजों के पहले काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक, अब इन स्तरों पर इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए L&T फाइनेंस में? देखिए L&T फाइनेंस के नतीजे अच्छे आए और उसकी वजह से हमने देखा स्टॉक प्राइसेस में भी बढ़िया मोमेंटम आ चुका है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा ब्रीदर लेगा स्टॉक, क्योंकि पहले से ही काफ़ी अच्छा खासा तेज हो चुका। इनकी जो ग्रोथ आई है, चाहे नेट इंटरेस्ट इनकम में देखें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी, मेरे हिसाब से 35 से 40% या फिर 29 से, माफ कीजिएगा, 29 से 30% की जो ग्रोथ दर्ज की है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ मुझे लगती है। और जो कंपनी के यहाँ पे प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे आउटलुक काफ़ी सॉलिड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी काफी चला है, थोड़ा सा ब्रीदर लेगा, थोड़ा सा सांस लेगा, तो मुझे लगता है कि नीचे अगर आता है तो खरीदारी के वापस से मौके हैं। अभी नहीं खरीदारी ना करें, थोड़ा सा और अगर ये गिरता है तो बढ़िया खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे इसके प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ से भी मैं मानती हूँ कि 10 से 15% की अपसाइड ये लॉन्ग टर्म में दिखा सकता है। लेकिन खरीदारी करने के लिए अभी थोड़ा सा रुकना बेटर रहेगा। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए इस काउंटर। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाएं। L&T फाइनेंस होल्डिंग के शेयर में 10 से 15% की अपसाइड यहां से दिख सकती है। लेकिन अब चलेंगे श्रीनगर की वादियों में, वहां से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर लतीफ जी। लतीफ नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास SBI के 200 शेयर है, 192 पे लिया हुआ है, और NCC लिया हुआ है 92 पे, वो 300 शेयर है। 300 शेयर 92 पर NCC के, SBI के 200 शेयर 192 पर। SBI आपकी पुरानी खरीद है, NCC आपकी बिल्कुल नई खरीद है लतीफ जी, राइट? तकरीबन जी। ठीक है, NCC से शुरुआत करते हैं, फिर SBI पर व्यू लेंगे। आस्था, आपसे जानना चाहेंगे, NCC हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर, कंस्ट्रक्शन वाले शेयर बजट से पहले अमूमन ये फोकस में रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने ये जो उनसे उम्मीदें लगाई जाती है उसके अनुरूप प्रदर्शन भी करते हैं। NCC अभी इनके खरीद भाव के आसपास ये शेयर होल्ड करें, कितना समय दें और क्या टारगेट्स आप देख रही हैं? देखिए NCC बढ़िया लगता है, लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स सब में, ये वाटर, माइनिंग सब में करते हैं काम। और जो अच्छा लग रहा है वो इनका ऑर्डर बैकलॉग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इनफैक्ट जो ऑर्डर इनफ्लो हुआ है वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगता है, क्योंकि कंपनी ने मेरे हिसाब से 5000 करोड़ के ऑर्डर Q3 FY 23 में ही यहाँ पे ऑर्डर बुक किए हैं। तो वो काफ़ी बढ़िया ऑर्डर इनफ्लो माना जाएगा, जो कि पूरे 9 महीने में इनके जो अब ऑर्डर निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 12,100 के आसपास का फिगर आता है पूरे 9 महीने ऑफ FY 23 की अगर मैं बात करूं। तो ऑर्डर बुक काफी ज्यादा सॉलिड है, कंपनी नतीजे अच्छे पेश कर रही है, गवर्नमेंट का यहाँ पे पूरा फोकस है, जिसकी आपने भी यहाँ पे चर्चा की। तो लॉन्ग टर्म मुझे तो काफी बढ़िया लगता है और कंपनी बिल्कुल फॉर्मली प्लेस्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी ग्रोथ मिलेगी, जो भी वो कैपिटलाइज करने में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का काफी बढ़िया काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी उनको कंटिन्यूअसली अवार्ड्स मिल रहे हैं ऑर्डर्स के। सो ऑल इन ऑल बढ़िया लगता है, रखना चाहिए। ठीक है, NCC बढ़िया है, बने रहिए बिना टेंशन के।
एसबीआई के लिए भी आस्था क्या सेम राय है? हालांकि इनके खरीद भाव से अब ये शेयर 3 गुना हो गया है। प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगी या फिर बेहतर ये होगा कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसमें बने रहें पूरे के पूरे शेयर के साथ? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं रुकने की ही सलाह दूंगी। मार्केट्स थोड़े से हो सकता है बहुत तेज, जब कोई काउंटर चला जाता है तो थोड़ा सा नीचे आता है, पर चिंता की बात नहीं है। मुझे बैंकिंग के इस स्टॉक में काफी ज्यादा विश्वास है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड करना है और चाहे तो नीचे के लेवल्स पे थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस अपना बढ़ा सकते हैं, पर बने रहिए 3 से 6 महीने में और भी बढ़िया लेवल्स ये काउंटर हमें दिखाएगा। ठीक है, एसबीआई के शेयर में भी बने रहने की सलाह है। तो लतीफ, आपके पास बढ़िया शेयर हैं दोनों, एसीसी, एसबीआई, इन दोनों में आप निवेशित रहिए बिना किसी तनाव के। चलिए, शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आस्था और स्नेहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।